बचपन से हमने यही सुना है कि बेटा जब पैसे आ जाएं तो सबसे पहले अपना घर खरीद लेना। इंडिया में रियल एस्टेट सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं, एक इमोशन है, एक सक्सेस का ठप्पा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में कहानी बदल गई है। निफ्टी ने रिकॉर्ड्स रिटर्न दिए हैं और लोगों को रियलाइज हो रहा है कि प्रॉपर्टी खरीदना शायद उतना प्रॉफिटेबल नहीं रहा जितना पहले था, या शायद ये सिर्फ एक मिथ है। आज के इस वीडियो में हम सदियों पुरानी डिबेट को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। हम सिर्फ हवा में बातें नहीं करेंगे, बल्कि डाटा देखेंगे, हिडन कॉस्ट को जोड़ेंगे, टैक्स को समझेंगे और इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके देखेंगे कि कौन जीतता है, आपके सपनों का घर या आपका स्टॉक पोर्टफोलियो। अगर आपके पास 50 लाख रुपए हैं या आप मंथली ईएमआई वर्सेस एसआईपी में कंफ्यूज हो रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूं जुबैर अंसारी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रियल एस्टेट की, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, जमीन तो जमीन है, उसका प्राइस तो बढ़ेगा ही, राइट? वेल, नॉट एग्जैक्टली। पहले समझते हैं रियल एस्टेट के फायदे क्या हैं। सबसे बड़ा फायदा कि ये आपकी आंखों के सामने रहता है, आप इसे छू सकते हो। और स्टॉक मार्केट तो क्रैश भी हो सकता है, कंपनी भाग सकती है, लेकिन आपका प्लॉट वहीं रहेगा। इसका दूसरा फायदा है लोन। ये रियल एस्टेट का सबसे बड़ा मैजिक है। आप 20% पैसा अपना लगाते हो और 80% बैंक का। अगर प्रॉपर्टी का प्राइस 10% भी बढ़ता है, तो आपके लगाए हुए 20% पर एक्चुअली वो 50% का रिटर्न होता है। और इसका तीसरा फायदा है रेंटल इनकम। यह एक पैसिव इनकम का सोर्स है जो इन्फ्लेशन के साथ बढ़ता रहता है। अब इसके कुछ नुकसान भी समझ लेते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ पॉइंट ऐसे बताने वाला हूँ जो ब्रोकर आपको कभी नहीं बताएगा। जैसे कि स्टॉक को आप 500 रुपए से भी खरीद सकते हो, लेकिन प्रॉपर्टी को आप नहीं खरीद सकते। आपको इसे खरीदने के लिए बड़ा कैपिटल ही चाहिए होगा। दूसरी बात आती है लिक्विडिटी की। जैसे कभी इमरजेंसी में आपको कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि 10 लाख रुपए, तो आप अपने घर का बाथरूम बेचकर पैसे नहीं ला सकते। प्रॉपर्टी बिकने में महीनों या सालों लग सकते हैं। और फिर बात आती है हिडन कॉस्ट की। दोस्तों, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। जब हम रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो हम कहते हैं कि 50 लाख का घर 1 करोड़ का हो गया, तो हम इसमें कुछ पॉइंट्स भूल जाते हैं। जैसे कि रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प ड्यूटी 5 से 7%, मेंटेनेंस कॉस्ट जैसे कि पेंटिंग रिपेयर्स जो कि हर 2-3 साल में करवाना पड़ता है, प्रॉपर्टी टैक्स, और सबसे बड़ा इंटरेस्ट कॉस्ट। जैसे कि अगर लोन लिया है तो 50 लाख के लोन पर आप 20 साल में बैंक को ऑलमोस्ट 50 से 60 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करते हो एज एन इंटरेस्ट। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। बहुत लोगों को ये सट्टा बाजार लगता है, लेकिन डाटा क्या कहता है? स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा फायदा है लिक्विडिटी। अगर आपको पैसे चाहिए तो 2 दिन में पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। कोई रजिस्ट्री नहीं, कोई बायर ढूंढने की झंझट नहीं। आप 500 रुपए से भी एसआईपी शुरू कर सकते हो। आपको इन्वेस्टर बनने के लिए करोड़पति होने की जरूरत नहीं है। अगर हम सेंसेक्स या निफ्टी के पिछले 20 से 25 साल का सीएजीआर देखें, तो ये रफली 12 से 14% रहता है। रियल एस्टेट में ये एवरेज 6 से 8% रहता है अक्रॉस इंडिया। लेकिन इसमें रिस्क है, मार्केट गिरता है। 2008 में मार्केट गिरा, 2020 में भी गिरा, लेकिन हर गिरावट के बाद मार्केट ने एक नया हाई बनाया। रियल एस्टेट में प्राइस नहीं गिरती दिखने में, क्योंकि वहां कोई डेली का टिकर नहीं लगा होता है। अगर रोज आपके घर के बाहर भी रेट लिखा होता, तो आपको भी वहां वॉलेटिलिटी दिखती। बातें बहुत हो गई, अब नंबर्स कंपेयर करते हैं। मान लीजिए 2004 में दो दोस्त थे, रमेश और सुरेश। रमेश ने 20 लाख का फ्लैट लिया, डाउन पेमेंट 4 लाख और लोन 16 लाख का। वहीं सुरेश ने 4 लाख रुपए निफ्टी के इंडेक्स फंड में डाल दिए, और जो ईएमआई रमेश भर रहा था उतनी अमाउंट की एसआईपी शुरू कर दी। 20 साल बाद फ्लैट की वैल्यू 6.4 करोड़ रुपीज है, जो कि सुनने में बहुत बड़ा लगता है। लेकिन इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट, 16 लाख के लोन पर इंटरेस्ट, फिर माइनस करेंगे मेंटेनेंस और टैक्सेस, तो इसके बाद रियल वैल्यू बचती है 2.5 से 3 करोड़ रुपीज। अब सुरेश के पोर्टफोलियो को चेक करते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 4 लाख रुपए, जो कि 12% के रेट पर बढ़ रहा था। साथ साथ में रमेश जितनी ईएमआई भर रहा था, ये उतने की एसआईपी कर रहा था, जो कि 12% के रेट पर ग्रो हुई। अगर 20 साल बाद हम इसका रिटर्न देखें, तो ये निकल कर आता है 4 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, मैथमेटिकली स्टॉक मार्केट अक्सर रियल एस्टेट को बीट कर देता है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि इसमें कोई इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं होता जो कि आपके वेल्थ को खा रहा हो। रियल एस्टेट में आप बैंक को अमीर बना रहे होते हो, लेकिन स्टॉक्स में आप कंपाउंडिंग को अपने लिए काम करने देते हो। तो क्या इसका मतलब है रियल एस्टेट बेकार है? बिल्कुल भी नहीं। कंक्लूजन पर आने से पहले स्लिप टेस्ट करते हैं। अगर आपके पास खुद का घर नहीं है, तो पहला घर इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि जरूरत होता है। इमोशनल सिक्योरिटी की कोई भी प्राइस नहीं होती।
अगर मार्केट 50% गिर जाए तो आप स्टॉक सर्टिफिकेट में नहीं रह सकते, लेकिन आप अपने घर में चैन की नींद सो सकते हो। तो आप रियल एस्टेट को कब चूज कर सकते हो? अगर आपको फोर्स्ड सेविंग की आदत चाहिए, जैसे कि ईएमआई के डर से ही आप पैसे जोड़ सकते हो, आपको कंजर्वेटिव रिटर्न से खुशी मिलती है, आपको टैक्स बेनिफिट चाहिए जो कि होम लोन पर मिलते हैं, या आप खुद मकान में रहने वाले हो, तो आप रियल एस्टेट्स को चूज कर सकते हो। लेकिन स्टॉक मार्केट किसको चूज करना चाहिए? तो अगर आप यंग हैं और वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो स्टॉक मार्केट आपके लिए बेस्ट प्लेस है। आपको लिक्विडिटी चाहिए, यानी कि आपको पैसे की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। आप थोड़ा रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं, या आपके पास लमसम बड़ा अमाउंट नहीं है, तो इस पर मेरी एडवाइस क्या होगी? पहले अपना खुद का रहने का घर सिक्योर करें, भले ही छोटा हो। उसके बाद बाकी बचा हुआ पैसा फ्यूचर सेविंग्स एग्रेसिवली स्टॉक मार्केट में डालें। दोनों का मजा लीजिए। अगर ये डीप डाइव एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं और कमेंट करके बताएं कि आप पैसा कहाँ लगाएंगे, प्लॉट में या फिर पोर्टफोलियो में। सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।